In this question, a small disk of mass capital M is connected with two identical small disks, each of mass small m, with the help of two inextensible threads, each of length L. Initially, the system rests on a smooth horizontal floor with disk in a straight line and the thread straight. Now, the middle disk is projected along the floor with a velocity u perpendicular to the threads. Find tension in the threads when the disks are about to collide. तो इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ये दोनों रेस्ट पर हैं और जो थ्रेड है वो स्ट्रेट है। दोनों थ्रेड की जो लेंथ है वो एल के इक्वल यहाँ पे दी गई है और जो बीच वाला मास है इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो ये इस लाइन के अलॉन्ग चलना चाहेगा। जैसे अगर हल्के से समय के बाद देखें तो ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा और जो स्ट्रिंग्स हैं फिर वो स्ट्रिंग्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगी और स्ट्रिंग में यहाँ पर कुछ इस तरह से टेंशन फोर्स आएगा यहाँ पे। और बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड में टेंशन फोर्स इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल टेंशन फोर्स लगेंगे तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। और क्योंकि टेंशन इस तरीके से कुछ ऐसे ऑब्लिक आ रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इसको इस तरीके से चलाएगा, सपोज ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे इसको वाई एक्सिस का लॉन्ग मूव करेगा, तो ये भी उसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग यहाँ पे मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों डिस्क हैं ये डिस्क वाई के लॉन्ग भी मूव करते जाएंगे और एक दूसरे की तरफ भी आते जाएंगे। इनके बीच का जो गैप है वो गैप कम होता जाएगा। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन किसी टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो गए होंगे और ये जो बॉल है ये जो डिस्क है वो यहाँ कहीं आ गई होगी। तो इन दोनों के बीच का गैप भी कम होता चला जाएगा और उसके साथ साथ ये ऊपर की तरफ यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी यहाँ पर ऐसे मूव करते जाएंगे। और इस पर अगर फोर्स देखा जाए तो इस पर फोर्स आप देख सकते हो कि टेंशन ऐसे और ये टेंशन ऐसे, और इसका जो कंपोनेंट आएगा नेट वो नीचे की तरफ ही आएगा यहाँ पर। तो इसकी स्पीड यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही होगी, तो इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन जब तक स्पीड है इसके पास में तब तक तो इसी डायरेक्शन में मूव यहाँ पर ये करता रहेगा इसमें। अब ये कोलाइड कब करेंगे उस समय पे टेंशन कैलकुलेट करना है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो गैप है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो कभी ना कभी यहाँ पर ये एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। इस पूरे मोशन में अगर मैं तीनों को सिस्टम में लेता हूँ तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे इसमें नोट कर सकते हैं कि पूरे यहाँ पर ये जो सिस्टम है, जैसे मैं इनका अगर नाम ले दूँ तो यहाँ पर ए, सपोज ये बी और ये सी, तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी का सिस्टम है इस पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पूरे सिस्टम के ऊपर जो टेंशन है वो इंटरनली इस तरीके से लग रहे हैं, तो देर इज़ नो एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है फिर वो यहाँ पे कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स यहाँ पर है नहीं। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमेशा यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, हर एक डायरेक्शन में अप्लीकेबल होगा यहाँ पर इसमें। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि टेंशन का ओवरऑल पूरे सिस्टम पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो टेंशन किसी भी तरीके का नेट वर्क नहीं करता है। अगर मैं पूरे सिस्टम की यहाँ पे बात करूँ तो उस केस में यहाँ पर वी कैन ऑल्सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कभी भी हमें अगर कुछ कैलकुलेट करना हो तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फिर उसके साथ साथ स्ट्रिंग में टेंशन है तो जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स भी यहाँ पर अप्लीकेबल होने चाहिए। जैसे अगर मैं किसी मूवमेंट पे बोलूँ तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इन दोनों डायरेक्शंस के अंदर है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस स्ट्रिंग दोनों की वेलोसिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस स्ट्रिंग दोनों की वेलोसिटीज़ हमेशा यहाँ पर इक्वल मिलेंगी, क्योंकि ये जो मोशन है यहाँ पर ये कंस्टेंट मोशन यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। स्ट्रिंग की लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्रिटिकल केस ड्रॉ करते हैं कि कब ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कब ये आपस में कोलिजन करने वाले होंगे। जस्ट जब ये कोलिजन करने वाले होंगे तो ये तो इस तरीके से चल रहा होगा और ये जो दोनों हैं यहाँ पर ये ऑलमोस्ट इस तरीके के हो जाएंगे। दिस टू विल बी समथिंग लाइक दिस। और इनके पास में वेलोसिटी, जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में भी रहेंगी। इसकी वेलोसिटी को मैं यहाँ पर v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इनकी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज़ हैं क्योंकि सिमेट्री है तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये होंगी तो इक्वल होंगी v1 v1 और ये भी इक्वल होंगे आपस में, लेकिन अप्रोचिंग होगी v2 v2। तो ये कुछ वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, इसकी वेलोसिटी को मैंने v एज्यूम कर लिया और इन दोनों की वेलोसिटीज़ को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और फिर यहाँ पर ये v1 v1। बस जस्ट अब ये कोलाइड करने वाले हैं, तो थोड़ा सा गैप यहाँ पे मैंने दिखा रखा है जिससे कि डायग्राम थोड़ा क्लैरिटी के साथ बन जाए हमारे यहाँ पर। अब अगर मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट यहाँ पे लगाऊँ तो जैसे स्ट्रिंग कंस्टेंट अगर लगाते हैं तो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि कोई अलोंग द स्ट्रिंग कोई सेपरेशन अप्रोच होना नहीं चाहिए। स्ट्रिंग
यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये लेंथ कांस्टेंट है हमेशा। तो उससे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जो दोनों एंड पॉइंट्स पे जो दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द एंड्स along this string आर इक्वल, ये इक्वल होने चाहिए। तो ये तो परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रिंग है और ये v और v1 अलॉन्ग दिस स्ट्रिंग है, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये कोई अलग से वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे इसको सिंपली v बोल सकता हूँ इसके अंदर। तो हमारा एक वेरिएबल यहाँ पर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन से कम हो गया इसमें। फिर उसके बाद में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लो, तो मैं इस डायरेक्शन को लेट से y बोल देता हूँ और ये कुछ x बोल देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली x में कोई मोमेंटम नहीं था, इसको सिर्फ जो वेलोसिटी दी गई थी y के अलॉन्ग दी गई थी यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया उसमें x में कोई मोमेंटम है नहीं। इसका पॉजिटिव मोमेंटम है mv2, इसका नेगेटिव मोमेंटम है -mv2 और दोनों का समेशन हो जाएगा 0। x में मोमेंटम को हम यहाँ पे कंसेप्ट करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग y के अलॉन्ग में यहाँ पे कंसेप्ट करता हूँ अलॉन्ग y। तो y में इनिशियल था कैपिटल M इंटू यू, फाइनल यहाँ पर हो जाएगा, सभी के y में वेलोसिटी बराबर ही हैं, तो mv और स्मॉल mv। यहाँ से आप ये v निकाल सकते हो कि ये v कितना होगा। तो दिस v इज़ mu डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ पर ये v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने कि वेलोसिटी इतनी होगी। इसके बाद में आपको ये v2 भी एक बार कैलकुलेट कर लेना होगा, तो v2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना होगा, ये भी ज़रूरत होगी हमारे को इसकी भी। तो v2 कैलकुलेट करने के लिए अभी हमारे पास में एक बचा है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचा है, तो वी कैन यूज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड दिस। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का चक्कर है नहीं क्योंकि सारा कुछ स्मूथ सरफेस पे ही हो रहा है यहाँ पर इसमें, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लीकेबल हो जाएगा और ग्रेविटेशन वगैरह कुछ आएगा नहीं इसमें। तो जो भी आएगा वो यहाँ पर सिंपली काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन आएंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी हाफ कैपिटल M u स्क्वायर, बड़ी वाली डिस्क के पास में थी कैपिटल M के पास में, और जो ये दोनों डिस्क हैं तो इनके पास में जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी, तो आप यहाँ पर जैसे अगर इंडिविजुअली अगर आप यहाँ पर लिखो तो हाफ m और नेट वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, और यही दोनों के लिए भी होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में बड़े वाले के लिए अगर लिखोगे तो हाफ कैपिटल M v स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब कुछ कैंसिल हो गया यहाँ पर इसमें। और उसके बाद में आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि m इंटू v2 स्क्वायर, इसका जो एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें कि m इंटू v2 स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, तो इट इज़ mu स्क्वायर स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m कैपिटल M। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना आएगा यहाँ पर ये v2 का एक्सप्रेशन, m इंटू v2 का स्क्वायर या v2 स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया इसमें। अब टेंशन कैलकुलेट करने के लिए इसमें कुछ डायनेमिक्स की इक्वेशन वगैरह लिखनी पड़ेंगी, NLM की इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। और NLM की इक्वेशंस लिखना डायरेक्टली इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सबका जो मोशन है वो थोड़ा अलग अलग तरीके का है, यानी सभी ये जैसे ये दोनों यहाँ पर वो x और y दोनों में यहाँ पर मोशन कर रहे हैं इसमें। फिर इसमें भी ये जो ये वाला है इसमें इसका एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं, अगर एक्सेलरेशन पता होता तो फिर मैं इसके लिए इक्वेशन लिख करके टेंशन निकाल लेता। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि जो ये बीच वाले डिस्क है, इस डिस्क के रेस्पेक्ट में किसी एक का मोशन देख लेते हैं, क्योंकि इस डिस्क से किसी भी दूसरे डिस्क का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको रोक करके देखूंगा, इसके फ्रेम में अगर मैं देखूंगा तो इसके फ्रेम में यहाँ पर कोई भी डिस्क सर्कुलर मोशन कर रही होगी, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ए देख लेता हूँ। जब ए यहाँ पर है उसी समय भी देख लेते हैं, तो जब ए यहाँ पर है तो विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ए, क्योंकि हमें डायनेमिक्स की इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है, ये सब कुछ करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फ्रेम है वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो बाकी तो और कोई फोर्सेस नहीं है टेंशन के अलावा, टेंशन लग रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये 2 टेंशन्स लग रहे हैं इसके ऊपर, और ये कम्प्लीटली अलॉन्ग दिस स्ट्रिंग इस तरीके से वाई डायरेक्शन में हो जाएगा इस टाइम पर, जिस टाइम पे कॉलिजन हो रहा है उसी टाइम के लिए बना रहे हैं इसमें। तो इसका एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल M, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। इसका मतलब जो ए का फ्रेम है वो यहाँ पर हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पर हमें सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ पर सी को ऑब्जर्व करता हूँ, तो सी विद रिस्पेक्ट टू ए, सी को ऑब्जर्व किया जा रहा है यहाँ पे। तो सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सी के फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर एक टेंशन तो लगेगा यहाँ पर इस पर, तो सी पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा,
और उसके साथ साथ सूडो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो 1 विल बी द सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इस बॉडी का m स्मॉल m, और इसका एक्सेलरेशन और मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो इस फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सूडो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, तो 2t बाई कैपिटल M। तो t तो रियल फोर्स हो गया और यहाँ पर ये सूडो फोर्स हो जाएगा मास ऑफ दिस बॉडी, और जिस फ्रेम से देख रहे हो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, लेकिन डायरेक्शन इस एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होगा। और जो भी यहाँ पर ये बॉडी है, जो भी यहाँ पर ये ए है, वो विद रिस्पेक्ट टू सी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ए के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ए के रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो ये वी और ये वी तो कैंसिल हो गए यहाँ पे, बस ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी बचेगी। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है विद दिस वेलोसिटी v2। और ऑब्वियस है कि सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पर जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखी जाती है, तो यहाँ पर ये v2 हो जाएगी। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो t प्लस 2t स्मॉल m बाई कैपिटल M ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास इंटू v2 स्क्वायर बाई l। और m इंटू वी टू स्क्वायर ये यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था डायरेक्टली, m इंटू वी टू स्क्वायर यहाँ पर रख सकते हैं इसमें, और उसके बाद में टेंशन ऑब्टेन किया जा सकता है। तो अब इसके बाद जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी है और टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू जो कैलकुलेट करके यहाँ से आती है उसका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस स्मॉल m कैपिटल M इंटू यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट।